व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से मुझे ना लोग कमेंट कर रहे थे या फ़ोन पे जब भी मुझे मिलते हैं तो ये कहते थे कि सर वीडियोस नहीं आ रही, क्या चक्कर है, कहाँ बिजी हो। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिवील कर दूँ कि मैं कहाँ पे बिजी था। आई वॉज टेकिंग माई इमिग्रेशन लाइसेंस और अब फाइनली मेरा इमिग्रेशन का लाइसेंस भगवान की दया से जो है पास हो गया, मुझे मिल गया है। नाउ आई एम रजिस्टर्ड कंसल्टेंट इमिग्रेशन कनाडा, RCIC बन गया हूँ फाइनली मैं। और थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ में, हर रास्ते में, हर जगह पे। एंड थैंक यू, स्पेशली थैंक्स टू माय वाइफ, टू माय पेरेंट्स, टू माय गॉड। जितना थैंक यू करो उतना कम है। और यही था कि लाइसेंस लेके अच्छे से काम करके लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करनी है। सो दिस इज़ द रीज़न आई वॉज बिजी इन दैट। और अब मैं फाइनली आप लोगों की फाइल्स वगैरह सब कुछ ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कनाडा आना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए। कनाडा मोर देन 90% लोग आना चाहते हैं, 10% लोग नहीं आना चाहते। वो मतलब मर्जी है अपनी अपनी, जो जो मैंने देखा है अब तक, 90% भी उनकी बात कर रहा हूँ। लोग जिसमें से 60 to 70% ये कहते हैं कि हमें वर्क परमिट पे आना है, बस हम वर्क परमिट पे आ जाए, काम शुरू कर दे, इनकम मुझे दैट्स इट। चाहे वो एज 19 है, चाहे 20 है, चाहे 25 है, चाहे 30 है, चाहे 35, यहाँ तक कि 56 ईयर्स तक के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमें कनाडा आना है, तो सिर्फ वर्क परमिट पे आना है, काम करना है, दैट्स इट। अब बात ये आती है कि तरीके कौन कौन से हैं कनाडा आने के लिए। तो मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ कि तरीके कौन से हैं। तीन सबसे मेन तरीके हैं जो मैंने सीखे हैं अब तक। सबसे नंबर 1 पे है स्टडी वीज़ा, दूसरे पे है वर्क वीज़ा, तीसरे पे है इमिग्रेट टू कनाडा, मतलब PR के बेसिस पे आना। अब इनके आगे जो हैं और एलाबोरेट करूँ तो इनमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। स्टडी वीज़ा में डिपेंड करते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, या फिर आपका गैप पड़ गया, या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उस बेसिस पे आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टेक इंग्लिश इक्वलेंसी टेस्ट, जो आप क्लियर कर सकते हो। IELTS, PTE, टोफल या फिर ड्यूलिंगो एक्सेप्ट नहीं करती इमिग्रेशन, या फिर और भी बहुत सारे हैं, तो ये आप कर सकते हो। IELTS में आपकी फ़ाइल SDS में जाएगी या नॉन SDS जाएगी। SDS होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो इसमें आपकी फ़ाइल जा सकती है, उसमें वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके IELTS में सब में 6 हैं तो आप SDS में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन SDS में जाएंगे। ITR और फंड्स गोना बी मैंडेटरी इन दैट। तो आप अकॉर्डिंग टू योर फाइल, अगर आपने स्टडी की है, आप IELTS क्लियर कर सकते हो। आपका अगर वैलिड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आके अपनी स्टडी ख़त्म करके आप आगे वर्क परमिट ले सकते हैं। 1 साल की स्टडी करेंगे तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल की स्टडी करेंगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या किया हुआ है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए आप अपना स्टडी वीज़ा लगवा सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कनाडा शिफ्ट होने का और PR लेने का। सबसे आसान यही है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो लोग पढ़ नहीं सकते, जिनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं कि जिनके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, दे वांट कम टू कनाडा ऑन वर्क परमिट पे यहाँ पे आना चाहते हैं। सी, कनाडा, अगर आपके पास गल्फ कंट्री का, दुबई, आबू आबू दुबई या फिर जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइविंग का 2 साल का, और आप IELTS कर सकते हो एटलीस्ट 5.5 बैंड अगर आप ले सकते हो, तो यस, आप कहीं ना कहीं LMI के बेस पे क्लोज वर्क परमिट पे किसी कंपनी के थ्रू कनाडा आ सकते हो, या फिर आप इंटर्नशिप के बेस पे कनाडा आ सकते हो। वो भी एक तरीका है। उसमें आपको स्टडी नहीं करनी, उसमें वर्क परमिट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। इमिग्रेशन की फ़ीस भी ज़ीरो है इंटर्नशिप के लिए, तो आप इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन स्टडी परमिट, जो आप स्टडी कर रहे हो उसकी इंटर्नशिप पे आप आ सकते हो। खैर, वर्क वालों की बात कर रहा था। वर्क परमिट एक तो स्टडी करके मिल सकता है, जो 3 साल या 2 साल या 1 साल की जैसे भी आप स्टडी करोगे उस हिसाब से आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है, वो ओपन वर्क परमिट कहते हैं उसको। ओपन है मतलब, ओपन का मतलब किसी भी जगह पे कनाडा में जाके किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लोज वर्क परमिट।
क्लोज का मतलब है जो कंपनी आपको लेटर देगी, जिस कंपनी के बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको सिर्फ उसी कंपनी में ही काम करना है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, कोई स्किल्ड वर्कर भी हो सकता है, डिमांडिंग जॉब हो सकती है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो सकता है। हाँ, अगर किसी के पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, इंडिया में 2 साल का एक्सपीरियंस है, नर्सिंग कर रखी है, आयल्स कर सकते हो, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पोजीशंस है यहाँ पे पर्सनल सपोर्ट वर्कर की। पर्सनल जितनी भी डिमांडिंग जॉब्स है ना, उसमें हमेशा पोजीशन मिल जाती है। और यहाँ पे लेबर इस टाइम सबसे कम चल रही है। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा, आप कनाडा में आ सकते हो या आ चुके हो, तो आप अगर इस टाइम लेबर मार्केट की एलएमआई लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं इस टाइम की वो अप्रूव हो जाएगी, बिकॉज लेबर यहाँ पे इस टाइम है ही नहीं। बहुत ज़्यादा कमी है लेबर की, मतलब गिर रही है लेबर। और अगर इसके बारे में बात करूँ, आप अगर आप इसमें भी एलिजिबल नहीं होते तो आप कोई ऐसी लड़की ढूंढ सकते हैं जो कनाडा के लिए एलिजिबल हो स्टडी वीज़ा के लिए। और अगर वो यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आएगी, आप उसके साथ या उसके आने के बाद वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है ओपन वर्क परमिट पे। जब तक उसका स्टडी वीज़ा होगा, आपका ओपन वर्क परमिट आ जाएगा। जब उसका वर्क परमिट आएगा, आपका फिर ओपन वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्टडी पे है तो एनरोलमेंट लेटर ट्रांसक्रिप्ट, अगर वर्क परमिट पे है तो स्किल्ड वर्कर की जॉब, नॉक बी की, ओ की, ए की, और 2 से 3 पे स्लिप लगती है। एंड देन आपका वर्क परमिट की स्पॉन्सरशिप की जो है लेटर वो लग सकती है। मैरिज जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये गलत काम मत करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गलत काम करोगे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। सो जितना हो सके अच्छे से, सच्चाई से, सच्चे रास्ते पे चलो तो वो सही रहेगा। दैट्स द मेन थिंग। अब वर्क परमिट की बात होगी, ये कि वर्क परमिट या तो आप क्लोज आओगे या ओपन आओगे या वो स्टडी के बाद मिलेगा। तीसरा तरीका है इमिग्रेट टू कनाडा, मतलब आप सीधा ही पीआर के बेसिस पे कनाडा आ रहे हो। अब वो कैसे हो सकता है? या तो आपके यहाँ पे पेरेंट्स हो, या फिर आपके यहाँ पे बच्चे हो जो आपको स्पॉन्सर कर दें एज ए परमानेंट रेजिडेंस, या फिर आपकी किसी से शादी हो जाए जो कनेडियन पीआर है या सिटीजन है, तो वो आपको सीधा पीआर या सिटीजन, मतलब पीआर पे बुला सकता है। सिटीजन तो बाद में होगी पीआर आने के बाद। अब मैं बात करता हूँ कि जिनके कोई रिलेटिव नहीं है, उन्होंने इंडिया से या अपनी कंट्री से सीधा पीआर आना है यहाँ पे। देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास अगर उस कंट्रीज की आपके पास सिटीजन है, जैसे इटली की एग्जांपल देता हूँ। अगर इटली की आपके पास सिटीजनशिप है तो आप 1 साल का कनाडा का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जिन्होंने अपनी कंट्री में मास्टर की है, डबल मास्टर की है, बीएड की है, और आयल्स में 8777 है या उससे भी अच्छे बैंड आ रहे हैं। 8777 या उससे भी अच्छे बैंड, ये ध्यान रखना, 8 लिसनिंग में। और उसके बाद उनके पास 3 से 5 साल का या 3 साल का मिनिमम, 3 से ऊपर का तो सेम पॉइंट है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी फाइल फेडरल स्किल्ड वर्कर में एक्सप्रेस एंट्री में डाल सकते हैं। और फेडरल स्किल्ड वर्कर का मतलब, एक्सप्रेस एंट्री का मतलब है कि पूरे फेडरल, मतलब पूरे कनाडा की पीआर मिलेगी। कोई ऐसा नहीं कि एक ही प्रोविंस की पीआर मिलेगी। तो एक्सप्रेस एंट्री के अभी इस टाइम ड्रॉ नहीं निकल रहे, मतलब निकले हैं तो 3 ही निकले और बहुत ऊपर गए हैं। और फेडरल स्किल्ड वर्कर में आप अपनी फाइल लगा के थोड़ा सा वेट करके आप पीआर पे सीधा कनाडा आ सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये कुछ रास्ते हैं। और इसके बाद मैं टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए बता देता हूँ। टूरिस्ट के लिए कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारी एज 21 है, हमारी एज 25 है, हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। सो गाइज, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ इंडिया में नहीं काम करते, आपका कुछ इंडिया में, मतलब कनाडा गवर्नमेंट को आपने ये शो करना है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है इंडिया में कि आप कनाडा घूमने आओगे और आप वापस चले जाओगे। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इस टाइम, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। गवर्नमेंट जॉब, पता ही है कि यार बहुत कम छोड़ के आएंगे लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ के गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे, बहुत रेयर चांस होता है ऐसा। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब वालों का वीज़ा जल्दी लग जाता है अगर उनके पास एनओसी है तो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ हॉलीडेज, मतलब गवर्नमेंट को या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये छुट्टियों पे आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। वो लेटर अगर है तो उसके बेसिस पे टूरिस्ट वीज़ा की जो है फाइल डाल सकते हैं। और जो यहाँ पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल डाल सकते हैं। जो पीआर हैं वो अपने माँ बाप को सुपर वीज़ा पे बुला सकते हैं।
अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा पे आना है तो मैं उसको ये कहूँगा जिसका कोई रिलेटिव नहीं रहता यहाँ पे, पहले किसी छोटी कंट्री में ट्रैवल कर लो, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, अच्छे फंड्स डाल लो, अच्छी तरीके से अपनी आईटीआर भर लो, कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसको उसके जो पेपर वर्क है वो अच्छा तरीके से मैनेज कर लो और फिर अपनी फाइल लगाओ, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक मैं ये नहीं कहता कि 100% है कि वीज़ा आएगा ही आएगा, 100% एश्योरिटी कोई नहीं दे सकता, बट यस चांसेस आर वेरी हाई इन दैट अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करके लगाओगे तो। बाकी इस टाइम पे कनाडा के पास 26+ लाख, 26 लाख से भी ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग में पड़ी हैं। तो अभी अगर आपकी फाइल वीक है और आप फाइल लगाने की सोच रहे हो तो अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये बैकलॉग क्लियर होने दो, बिकॉज इस टाइम पे उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमने बैकलॉग जो है वो क्लियर करना है, और आपकी फ़ाइल वीक है तो एकदम से हो सकता है आपको रिफ्यूज़ल आ जाए, क्योंकि अच्छी अच्छी फाइलों की भी इस टाइम रिफ्यूज़ल आ रही है। तो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के अपनी फ़ाइल को लॉन्च करना, या अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर आप लॉन्च करो। ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो इन तरीकों को फॉलो करके आप कनाडा में आ सकते हो। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।